Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Naris Tabassum and I teach business. June 2023 वेरिएंट 1 पेपर 1 के लिहाज से आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि जब आप बिज़नेस की प्रिपरेशन कर रहे हों तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग एग्जामिनर रिपोर्ट्स को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मार्किंग स्कीम्स को तो आप पढ़ते ही हैं, क्वेश्चन पेपर आप देखते ही हैं, लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट्स ऐसी डॉक्यूमेंट होता है जो आम तौर पे बच्चे नहीं पढ़ते। इसलिए जो हम लोग पेपर के अंदर डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन के अंदर भी मैं आपके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट्स के कुछ हिंट्स और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जामिनर चाहता क्या है। दरअसल जो क्वेश्चन पेपर है ना, उस पर लिखना क्या है वो आपको मार्किंग स्कीम बताती है, लेकिन एग्जामिनर का माइंडसेट क्या था, एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर किस चीज़ को अच्छा समझता है, कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पर वो समझता है कि स्टूडेंट्स को बेहतर होना चाहिए, ये सारी बातें आपको एग्जामिनर रिपोर्ट में पता चलती हैं। और ये चीज़ प्लीज़ ज़हन में रखना, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आंसर्स लंबे नहीं होते, आंसर्स सही या गलत होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दो कि आप लंबा करेंगे, आंसर्स ज़्यादा लंबे लिखेंगे, बड़े आंसर्स लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा कंसिडर किया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और जब आप सही लिखते हैं तो कम लिखते हैं, जब आप फजूल लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है ना। सो आपकी कोई सगे दोस्त से आपकी बातचीत हो रही हो और आप बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक सेकंड की भी आपने कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की होती, क्योंकि गॉसिपिंग होती है। आपके आंसर्स भी ऐसे ही होते हैं, गॉसिपिंग से भरे हुए। एग्जामिनर से तो आप दोस्ती रचा रहे होते हैं कि मैंने तो ये भी पढ़ा हुआ है, तुम ये भी ज़रा सुन लो, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, तुम ये भी ज़रा सुन लो, छोड़ो यार क्वेश्चन को, ये बात करते हैं। इस तरह की बातें चलती नहीं हैं। लेकिन किसी आप बड़े से मिलते हैं या किसी एक रिस्पेक्टेबल बंदे से मिलते हैं तो आप अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा अकाउंट करते हैं और बड़े सोच के बात करते हैं, कम बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर के साथ में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। So, without any further ado, let's get into this chapter, paper number 1, June 2023, variant 1-1. हम सारे वेरिएंट्स करेंगे, ठीक है ना। हम जून भी करेंगे, हम नवंबर भी करेंगे, हम मार्च 24 का पेपर भी करेंगे। ठीक। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू ऑल हैव टू स्टे फोकस्ड। लिखना किस तरह से, याद कुछ नहीं करना, प्लीज़ इस चीज़ को ज़हन में रखो, याद कुछ नहीं करना आपने, आपको चीज़ समझनी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस ओरिजिनली आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे कि ये चीज़ें, तमाम तर चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें बिजनेस के लिहाज से कैसे आपको सामने नजर आएंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दिस थिंग और लेट्स सी। फाइन जी, हम लोग अब पेपर नंबर 1 के सेक्शन ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और मैं दरअसल इनको क्वेश्चंस के लिहाज से बात भी करता रहूँगा और आप लोगों को समझाता भी रहूँगा। पहला क्वेश्चन जो आया जनाब, दैट इज अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, डिफाइन द टर्म फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, आपको किताब की एक रगड़ी हुई डेफिनेशन याद हो, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग देनी है आपको, और इतनी बात करनी काफ़ी होती है। ठीक है, यानी फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद आउटपुट, ये मेरा पहला नंबर मुझे मिल गया। देयर रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल रेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी बात बता भी दी, ये मैंने 2 मार्क के लिए काम कर दिया है, इससे ज़्यादा इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, जो 2 मार्क के क्वेश्चन है ना, वो डिफाइन के साथ आते हैं, और जैसे ही आपके पास एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो इसका पार्ट बी होगा, सो दिस इंक्लूड्स 2 थिंग्स। नंबर 1, पहली चीज को जरा थोड़ा सा जहन में रखें, इसके अंदर इसने आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि आपने किसी एक के बारे में बात करनी। ठीक है ना, सिर्फ एक के बारे में बात करनी, एक से ज्यादा के बारे में बात नहीं करनी। और एक्सप्लेन का मतलब होता क्या, एक्सप्लेन बेसिकली आपकी बात को समझाने को कहा जाता है कि आप थोड़ी सी बात को समझाएंगे, बात को समझाएंगे, लंबी नहीं करेंगे प्लीज। द हैशटैग इज नो लंबी करना। ठीक है, इसको ट्रेंड कर दो, एक्स के ऊपर चलाना शुरू कर दो, खैर वो तो बैन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जहां भी कहीं है लंबी नहीं करनी है, सही लिखना है। ठीक है, सो एक्सप्लेन वन वे दैट बिजनेस में रिड्यूस इट्स वेरिएबल कॉस्ट। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को पहले डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि सर हम अगर डिफाइन करते हैं तो क्या ही जा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप डिफाइन कर भी देंगे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सही है,
तो अपने दिल को खुश करने के लिए आप एक गॉसिप की तरह की बात करेंगे कि आओ यार वेरिएबल कॉस्ट को ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। अ बिजनेस कैन रिड्यूस इट्स वेरिएबल कॉस्ट बाय निगोशिएटिंग लोअर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स थ्रू बल्क परचेजिंग। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, विच अलाउज, जो मैंने यहां से लिखा ना विच अलाउज से जो मैंने चीज बात करनी शुरू, विच अलाउज फॉर द डिस्काउंट एंड अल्टीमेटली लोअर्स द प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ये जितनी चीज मैंने अंडरलाइन की है, दिस इज माई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें मैंने जो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल इन बल्क की जो मैंने बात की है, ये मेरी हो गई यहां पर एग्जाम्पल। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, इसमें मुझे पहला नंबर मिल गया, इसमें मुझे दूसरा नंबर मिल गया, इसमें मुझे तीसरा नंबर मिल गया। सो ओरिजिनली आई गॉट 3 पॉइंट्स ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डिफाइन द टर्म जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया कि जी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये यूएसपी नहीं होता, ये कोई नया सेगमेंट नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बात है, सही है। एंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। तो ये चीज़ें जो हैं, दिस इज अगेन सिंप्लीफाइड कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है उस अंडरस्टैंडिंग में आपने बात को समझा दिया है। जैसे ही हम इसकी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट बी के लिहाज से, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सप्लेन अगेन वन। ठीक है, अगेन वन, ठीक है, रीजन वाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट मे बी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस। ठीक है, सो अब आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बच्चा डिफाइन करना शुरू कर दिया। अगेन डेफिनेशन का देना आपके सिर्फ टाइम वेस्ट करने या लाइन वेस्ट करने या एफर्ट वेस्ट करने का इक्वलेंट है, स्कोर गेनिंग नहीं है। ठीक है ना, और ये भी चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखो कि जब आप बिजनेस में पेपर कर रहे हो ना, तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए वो ये है कि आप जब लिख रहे हो तो यू नो कि अगर आपकी ये लाइन आपको कोई मार्क दिलवा रही है या नहीं दिलवा रही। ठीक है, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू अडेप्ट चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। ये मेरा एक पॉइंट होगा, यहां पर मुझे पहला नंबर मिल गया। ठीक है, आप तो साइड पे हो जाए। ठीक है, सच एज इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जैसी मैंने बात की है, यहां पर मुझे दूसरा नंबर मिल गया। मैंने सच एज करके थोड़ी सी एग्जाम्पल देने की कोशिश कर दी। और इंश्योरिंग बिजनेस द बिजनेस रिमेन्स कंपैरेटिव एंड रेलेवेंट, ये मुझे एक तीसरा नंबर यहां मिल गया। ठीक है ना, सो पॉइंट इस तरह से है कि आपका आंसर, अब आप इसके आगे कुछ भी लिखते रहे, एग्जामिनर ने जैसे ही ये लाइनें देखी, एग्जामिनर ने आपको नंबर दे दिया। एग्जामिनर ने कहा मुझे यही लाइनें देखनी थी, अब आपकी ये लाइनें 6 पेजेस के दरमियान में कहीं लिखी हुई हो तो उसको बेचारे को 6 पेजेस पढ़ने पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 लाइनों में ही बातें लिखी हुई हों, वो आंसर का नंबर देकर वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो उसको नंबर देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो परेशान नहीं हो रहा आपको नंबर देने से। ठीक है ना, अच्छा जी, अब होगा इस तरह से कि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो मेरे पीछे आएगा, मतलब मेरा मैच या मेरी वीडियो आ रही है वहां पर मेरे पीछे आ जाएगा, तो मैं आप छलांग मार के स्क्रीन के दूसरी तरफ जाऊंगा, पहले चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं चला गया यहाँ पर और ये अब आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज डिफाइन द टर्म कमीशन। कमीशन की डेफिनेशन में आमतौर पर बच्चे ये चीज भूल जाते हैं कि कमीशन इज नॉट द सोल पेमेंट सिस्टम, ये सैलरी के ऊपर लगता है। ठीक है ना, कमीशन इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट टू एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सेल्स, ऑफन इट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज जैसी आपने लिखी आपको 2 नंबर मिल गया। जैसे ही हमने इसके आगे फर्दर बात की, 2 मार्क की एक और बात की, तो जी लिखा हुआ फिर आ गया हमारे पास एक्सप्लेन वन। ठीक है, explain one on the job training, explain one type of training that business may use। अब ट्रेनिंग की टाइप के बारे में बात करें, ट्रेनिंग के फायदे की बात नहीं कर रहे, कौन सी ट्रेनिंग यूज कर सकता है। सही है, क्वेश्चन समझो, ये छलांग मार के जाने की जरूरत नहीं कि ट्रेनिंग क्यों की जाती है। उसने लिखा हुआ है एक्सप्लेन वन टाइप, इसमें जो कीवर्ड है वो ये टाइप है। ठीक है, आपने एक टाइप के बारे में बात करनी है, आपने ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करनी। ट्रेनिंग के बारे में आप 50,000 पॉइंट लिख दें, एग्जामिनर कहेगा यार मैंने तो तुमसे कुछ और पूछा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा पूछ रहा हो कि यार मुझे बताओ ये टमाटर के या वाटरमेलन के आजकल क्या रेट चल रहा है।
ठीक है, और आप बैठ के पाकिस्तान की महंगाई के मुताबिक बात करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, महंगाई के मुताबिक बात करो, लेकिन मुझे जरा कंसर्न वाटरमेलन पे है, जरा काइंडली इफ यू कैन जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वाटरमेलन। आप तो हो ही नहीं पर्टिकुलर, आप तो ट्रेनिंग के बारे में हो गए। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने खुद से पॉइंट किया है कि बहुत सारे बच्चे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, जहां पर हम एक टाइप के बारे में पूछते हैं या हम एक टेक्निक के बारे में पूछते हैं या हम एक मेथड के बारे में पूछते हैं, बच्चे जनरलाइज की तरफ चले जाते हैं एंड दे आर अनएबल टू स्कोर इवन अ सिंगल स्कोर। वो एक स्कोर नहीं ले पाते, जीरो मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ मेथड वेयर एम्प्लॉइज रिसीव ट्रेनिंग एंड इमीडिएट अप्लाई देयर स्किल्स व्हाइल वर्किंग। ठीक है, व्हिच एनहांसेस, ये जैसी मैंने वन टाइप की बात की, ये मैंने जैसी ही बात की है ना, ये वाली चीज, ये चीज जो मैंने बात की, जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये जो मैंने बात की, दिस इज माय एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि टाइप के मुताबिक बात की जा रही है, तो ये पूरी चीज मुझे मिल जाएगी 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, और 1 नंबर मुझे मिल गया यहां पर, और यहां पर मुझे मिल गया 1 नंबर यहां पर। ठीक है, यानी 2 नंबर के लिए मैंने बात की है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, इससे पहले मैं कह रहा था कि जो डिफाइन करने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि मुझसे टाइप पूछा है ना, जब टाइप पूछा है तो मुझे टाइप बताना पड़ेगा। सही है ना, सो इसलिए ये चीज जरूरी है अपने आप को समझाने के लिए, बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हों, जब हम आंसर्स कर रहे हों, तो आंसर्स के अंदर हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बात करनी क्या है। ठीक है ना, सो दिस इज बेसिकली हाउ योर होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन ए इज देयर। अच्छा जी, अब व्हाट इज रिक्वायर्ड, अभी के लिहाज से मैं एक जरा डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि पहला पेपर है ना, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद वाले पेपर्स में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पॉइंटर लिखूंगा। ठीक है ना, फिर आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू अ सैंपल पेपर थ्रू आउट, पूरा का पूरा, ये मैं आपको पूरा एक पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा वेरिएंट आएगा, तीसरा, फिर नवंबर के पेपर्स आएंगे, फिर मार्च का पेपर आएगा, पॉइंटर्स आएंगे उसके अंदर, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ओन आंसर देन। ठीक है, ओके देन, ओके नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू जंप। ये देखिए, अब मैं छलांग मार के कहीं और आ रहा हूँ, सो ये मैं कहीं और आ गया। मिजरेबल चीज़ ये है कि आपको मुझे पूरे के पूरे लेक्चर में देखना पड़ेगा, और शायद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चीज़ ये है कि आपको आंसर्स मिल रहा है साथ साथ। अच्छा जी, अब ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये पुराने पेपर्स के अंदर पहले एक्सप्लेन के साथ आया करता था। मैं पुराने पेपर्स की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नवंबर 2022 बैकवर्ड्स। सही है, सो ये क्वेश्चन पहले जिस तरह से आया करता था ना, दे वांट यू टू एक्सप्लेन न्यूमरस थिंग्स, एटलीस्ट 2 थिंग्स। ठीक है, तो जो मार्किंग स्कीम है इसकी आपको मिलेगी भी ना, तो वो भी उसी तरह से है कि उस पर किसी तरह का एनालिसिस है नहीं। whenever this word analysis come, you need to understand this particular thing. ठीक है, CIC is cause, is impact and C is for consequence, तो इसको मैं CQ कर देता हूँ। ठीक है, CIC cause, impact, consequence। और इसने लिखा हुआ क्या है, इसने लिखा हुआ है भाई हमें दे दो प्लीज 1। अच्छा, 5 मार्क के लिहाज से मैं थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पहले बता दूंगा आपको। 5 मार्क के लिए नॉलेज के यहाँ पर होगा 1 नंबर, एप्लीकेशन के होंगे यहाँ पर 2 नंबर, और एनालिसिस के होंगे यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, तो ये मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए में, तो आपको ज़्यादा बात नॉलेज पे करनी नहीं है, आपको फॉरन से एग्जाम्पल की तरफ जाना है और एग्जाम्पल के साथ समझाना है, एप्लीकेशन करनी है उसकी, रियल लाइफ में एप्लीकेशन करनी है, उसको बताना है, और फिर आपने एनालिसिस शुरू कर देना है। और एनालिसिस का मतलब क्या है, इन 2 नंबर्स का मतलब क्या है कि आपके पास CICQ होना चाहिए। ठीक है, सो इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। अब बिजनेस, अब लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, एनालाइज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ एन एम्प्लॉय एज अ स्टेक होल्डर। ठीक है, a business has the responsibility to ensure safe working environment for employees। ये मेरा पॉइंट हो गया, मुझे यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। अब आप कहेंगे सर मैंने तो स्टेक होल्डर के डिफाइन ही नहीं किया हुआ, कर दें, गॉसिपिंग में जाना चाहते हैं चले जाए, कर दें डिफाइन। मैं 5 मार्क के अंदर आपको इस चीज़ की लिबर्टी देता हूँ कि आप डिफाइन कर दें, ताकि आप लोगों के जहनों में चीज़ बैठ जाए। मैंने तो ये, और मेरा ये पॉइंट हो गया, नॉलेज का नंबर मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा, this involves adhering the safety regulations, providing necessary training and equip employees with adequate safety gears to prevent workplace accident and injuries। ठीक है, कि मैंने बात को समझाने की कोशिश की। For instance, a construction company may provide helmets। समझ रही,
मे प्रोवाइड हेलमेट्स। अब मैं चला गया एप्लीकेशन के अंदर, अब मेरी सारी यहाँ से एप्लीकेशन सही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट प्रोवाइड हेलमेट्स एंड सेफ्टी हार्नेसेस and conduct regular safety drills to protect its workers from potential hazards on site। ये चीज जैसे मैंने लिखी ना, यहां से लेकर यहां तक जैसे मैंने ये चीज लिखी, मुझे इसके 2 नंबर मिल गए, क्योंकि मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात नहीं की, मैंने थोड़ा सा समझाया भी करेगा क्या। मैं उनकी हेलमेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी सेफ्टी हार्नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी बात को समझाया भी है, लंबी नहीं की है, ठीक है, समझाया है, ठीक है। दिस नॉट ओनली सेफ गार्ड द एम्प्लॉइज, दिस नॉट ओनली सेफ गार्ड the employees, C, but also enhances the company reputation as responsible employee, ठीक है, contributing to employee satisfaction and retention। ये समझ आइए, बात कर करके मैंने बात को कंप्लीट कर ली, समझ आई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको लिखना क्या है। तो ये चीजें ज़हन में रखें कि ये जैसे मैंने ओनली सेफ गार्डिंग द एम्प्लॉइज, ये मेरा हो गया सी, फिर एनहांसिंग द एम्प्लॉय रेपुटेशन, ये हो गया मेरा इम्पैक्ट, और कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉय हो गया मेरा कॉन्सिक्वेंस। ये मैंने तीनों चीजें लिख दी, मेरे नंबर पूरे हो गए। जनाब मुझे नंबर दे दें प्लीज। याद रखें पेपर 1 में नंबर कटने का सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपके छोटे आंसर्स के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। जब आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं तो आपके नंबर वहाँ पे कटने शुरू हो जाते हैं। आगे के पेपर्स में मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूँगा, ग्रेट थ्रेशोल्ड, और काफ़ी खौफनाक हो चुका हुआ है। पेपर 1 में तो खौफनाक है, 35 पे ए है और 26 के ऊपर ई है, यानी 25 जिससे नंबर लिए वो यू ग्रेड में आएगा। तो बहुत सारे, और ये लास्ट 2023 जून से जो है ये स्टार्ट हो गया है। तो हमें इस चीज़ का ज़हन में रखना है कि हमें माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी, मेजर मिस्टेक्स तो बात की बात है, माइनर मिस्टेक्स में नंबर कटने शुरू हो जाता है और ग्रेड गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ दिस इज डन, ठीक है। सो अब जरा थोड़ी सी हम बात करते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट के लिहाज से। जी एग्जामिनर रिपोर्ट ने क्या क्या बातें की हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट ने कहा कि सम कैंडिडेट्स कंफ्यूज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन, वो जो 2B था उसके अंदर हमने ये बात की। फिर a frequent oversight was not applying the explanation to business context which limited the depth of analysis, ठीक है। यानी ये जैसे मैंने इस 5 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर किया है, तो यही है कि आपने ओवरसाइट नहीं करना, आपने एनालिसिस पूरा करना है। some candidates fails to explain how training type they chose was applied। उन्होंने ट्रेनिंग की डेफिनेशन तो दे दी, उसके बाद ये बताना भूल गए अप्लाई कैसे होता है, नंबर गया गायब, जबकि मैंने अपने आंसर में बताया कैसे दिया जाता है, ठीक है। मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू डेमोंस्ट्रेट एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। देन व्हाइल मोस्ट कैंडिडेट्स कुड डिफाइन कमीशन, सही है, डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम अदर इंसेंटिव पे वाज ऑफन ओवरलुक्ड। कैसे ये दूसरों से डिफरेंट है, ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स मैंने लिखा था ना, वो इसलिए लिखा था मैंने, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरे पीछे आ गया तो मुझे छान मार के कहीं जाना पड़ेगा, ये मेरे पीछे आ गया, ठीक है। कॉमन पिटफॉल्स इंक्लूडेड प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनालाइजिंग और फोकसिंग टू नैरो ऑन लीगल कंप्लायंस विदाउट कंसिडरिंग ब्रॉडर एथिकल इम्प्लीकेशन। ये 5 मार्क के अंदर ये बात हो रही है। आपने एम्प्लॉय के बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं लिख दिया, भाई क्यों जरूरी होता है। जैसे मैंने कॉन्सिक्वेंस किया है रिटेंशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कंपनी खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर समझेगी, वो कंप्लायंस की तरफ जाएगी, सही। ये तमाम तर बातें आपको समझनी, ये एग्जामिनर ने कही है। एग्जामिनर कहता है कि मुझे प्लीज काइंडली अगर आप दे सकते हैं तो कंक्लूजन्स अच्छे तरीके से बात करने की आप मुझे पिन पॉइंट एलिमेंट्स दें। आप मुझे पिन पॉइंट एलिमेंट्स देंगे, मैं आपको नंबर देने के लिए बिल्कुल तैयार। याद रखना पेपर 1, पेपर 2, इवन पेपर 3, बल्कि पेपर 4 भी, चलो सारे पेपर कर लो, पूरे मार्क्स आ सकते हैं, यानी 40 में से 40 पेपर 1 में आ सकते हैं। लेने वाले बनो तो मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्टिंक्शंस तो आती है, सही है। अच्छा जी, देन हमारे पास आया था सेक्शन बी। जब सेक्शन बी आता है तो सेक्शन बी में एक चीज़ का ज़हन में रखना कि सेक्शन बी जो है वो एसएस पे बेस करता है, ठीक है। और एसएस का मतलब ये है कि आपका जो पार्ट ए है, यानी क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन 5B, फिर 6A और 6B, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एसएस किस तरह से करने हैं हम लोगों को। सिलेक्शन ऑफ एसएस इस तरह से करने हैं कि जिस क्वेश्चन का पार्ट बी आता होगा ना, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
आपने वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करना जिसका पार्ट ए आता होगा। वो इसलिए क्योंकि पार्ट ए होता है स्लो डिलीवरी, सही है, पीस ऑफ केक, हलवा, ठीक, वो ट्रैप होता है। उसके बाद जो पार्ट बी आता है ना, उसमें बच्चे की ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर बच्चा जब पार्ट बी पढ़ता नहीं है और उससे हो नहीं पाता तो वो पार्ट ए को भी कैंसिल करता है, फिर वो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब उसके पास कोई चॉइस और टाइम बचा हुआ भी नहीं होता, फिर वो जल्दी जल्दी में आंसर लिखता है और गलत आंसर लिखता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है जनाब, एनालाइज टू बेनिफिट्स, दो के बारे में उन्होंने अब आपसे बात की। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, CICQ। ठीक है, और इस 8 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, नॉलेज 2 मार्क की है, एप्लीकेशन 2 मार्क की है और एनालिसिस आपके पास 4 मार्क की। ठीक है ना, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को याद, 2 पॉइंट चाहिए मुझे। ठीक है, दोनों की मुझे एप्लीकेशन चाहिए और दोनों का मुझे CICQ चाहिए, CICQ। ठीक है, C कॉज, I इम्पैक्ट, CQ कॉन्सिक्वेंस। कॉज आमतौर पे एप्लीकेशन में चला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट चीज की, तो हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा वो कर दूं, ठीक है, सो पहले मैंने डेफिनेशन दे दी। अच्छा ये याद रखें, मैंने डेफिनेशन जो दी है ना, इस डेफिनेशन देने को मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं ये ऑप्शनल है। सही है, ये ऑप्शनल है। मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है एनालाइज टू बेनिफिट्स टू बिजनेस होल्डिंग हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैंने कहा यार हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसकी जरा मैं डेफिनेशन दूं, तो मैंने लिखा इन्वेंट्री रेफर्स टू द गुड एंड मटेरियल इन दैट अ बिजनेस होल्ड्स फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ रीसेल और प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बना दी, किताब की नहीं है डेफिनेशन, याद रखिए मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास एक लंबा सारा एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ठीक है, इट्स टाइम फॉर मी टू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अगर देखें तो हमारे पास जो कह सकते हैं ना कि हमारे पास अब रीजन बेनिफिट्स की अगर हमने बात करनी है, तो बेनिफिट नंबर 1 ये कि हमारे पास जो पहला बेनिफिट जो आएगा, जो पहला कॉस्ट जो हमारे पास आएगा, वो क्या है कि इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। जब आपके ज़्यादा स्टॉक होल्डिंग होगी तो आपके ज़्यादा, सही है, स्टॉक आपके अवेलेबल हो, प्रोडक्ट ज़्यादा आप बना सकते हैं। मेरा पॉइंट है, मेरा पहला बेनिफिट है। ठीक है, फॉरन से पेश मैं चला गया। फॉर इंस्टेंस अ रिटेल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कीपिंग हाई इन्वेंट्री of popular smartphones before major holidays, ठीक है, seasons can immediately fulfill consumer demand। तो मैंने ये एग्जांपल लिख दी, मेरे पास एप्लीकेशन का नंबर आ गया। जैसे मैंने ये बात की है मुझे मिल गया नॉलेज का 1 नंबर, जैसे मैंने ये बात की है मुझे मिल गया एप्लीकेशन का 1 नंबर। ठीक है, कॉज हो गया। इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, इससे क्या होगा, इनेबल बिजनेस टू मीट सडन स्पाइक इन द डिमांड, ये इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, और अच्छा फिर मैंने क्या लिख दिया, एक मैंने लिख दिया पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, एक मैंने लिख दिया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इनमें से कोई एक लिखना है। देखो मैंने बीच में और लिखा हुआ है ना, और क्यों लिखा हुआ है कि आपकी मर्जी है कि आप कॉन्सिक्वेंस को नेगेटिव में भी लेके जा सकते हो, आप कॉन्सिक्वेंस को पॉजिटिव में भी लेके जा सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। सही है, तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, तो जो भी कोई सेलेक्ट करते हो वो आपके क्या बन जाएगा, CQ। जैसे ये तीनों चीजें हो गई तो आपके पास एनालिसिस के भी आपको 2 नंबर मिल गए, यानी पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। अब आपने इसको हेडिंग डाल के नहीं, हेडिंग के बगैर, ठीक है, आपने इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेना है। तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेंगे तो आपका वो पैराग्राफ अब 3 लाइनों में आता है, 4 लाइनों में आता है, 6 लाइनों में आता है, 3 लाइनों में आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया। ये पैराग्राफ रॉक सॉलिड पैराग्राफ है, इसमें एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसपे उसने नंबर देने। नॉलेज भी एग्जिस्ट कर रही है, एप्लीकेशन भी एग्जिस्ट कर रही है, इम्पैक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ की, ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ किस तरह से होगा जनाब, ये इट्स टाइम फॉर मी टू मूव। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दोनों कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोई एक कॉन्सिक्वेंस उठाना है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिफरेंट तरीके से आपको एग्जांपल्स बना के दूं। अभी मैं कुछ कंपनीज की भी एग्जांपल लेकर आऊंगा बीच में, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि किस तरह से एक एग्जांपल के साथ खेला कैसे जाता है। ठीक है जी, दूसरा मेरे पास क्या पॉइंट आ गया जनाब कि बल्क परचेजिंग टू मेंटेन हाई इन्वेंट्री लेवल्स। पहले मैंने क्या लिखा था, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा मैंने लिखा कि जी इनके लेवल्स बहुत ज्यादा हाई होंगे।
ठीक है, इससे क्या हो गया, रेस्टोरेंट के लिहाज से बात आ गई। अब मैंने यहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट चेन की। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, बिजनेस। अब जब बिजनेस लिखा हुआ आ गया तो मुझे खुली छूट मिल गई है। ठीक है, खुली छूट मिली हुई है, मैं खुली छूट पे खेल रहा हूँ कि मैं कभी एक पैराग्राफ के अंदर किसी एक तरह के बिजनेस की बात करता हूँ, कभी दूसरे पैराग्राफ में दूसरे तरह के बिजनेस की बात करता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इसने यहां पर जैसे ही इसने कोई बिजनेस स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तो अब आपने उसी बिजनेस में जाकर रोना है। अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कह दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, फिर रिटेल बिजनेस की एग्जांपल नहीं आ सकती। ठीक है, सो यू जस्ट कैन रीड दिस पर्टिकुलर पॉइंट सारा का सारा। तो आपके पास ये दोनों मिलाकर ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 बन गया, ये पैराग्राफ नंबर 2 बन गया, ये पैराग्राफ नंबर 3 बन गया, ये 3 पैराग्राफ बन गए आपके। ठीक है, पैराग्राफ 2 कहां लिखा हुआ, ये देखें पीछे में आया, ये देखें, सही है। सो ये आपके 3 पैराग्राफ्स बन गए। अच्छा, पैराग्राफ्स बनाने में आप लोग कंजूसी ना किया करें, जब बात खत्म हो गई तो नया पैराग्राफ बना लें। और ये भी याद रखें कि 8 मार्क का आंसर बहुत लंबा आंसर नहीं होगा, ये आधे पेज के आसपास आएगा। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इवैल्यूएट वेदर। ठीक है, इवैल्यूएट वेदर का मतलब ये है, पहले तो समझने की कोशिश करो कि इस इवैल्यूएट का मतलब क्या। इस इवैल्यूएट का मतलब ये है जनाब कि आपने एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना है। बैलेंस का मतलब ये है जिसका आपने किसी की तरफदारी नहीं करनी। ठीक है, आपने कोई बायसनेस शो नहीं करनी। ठीक है, और दूसरा वर्ड इसमें आया है, ये आया है वेदर। वेदर हमेशा जाएगा यस और नो की तरफ, एग्री और डिसएग्री की तरफ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की तरफ। किस चीज का यस नो, किस चीज का एक्सेप्ट रिजेक्ट, किस चीज का एग्री डिसएग्री, जो इसके बाद की लाइनें लिखी हुई, ये पूरी की पूरी चीज। सही है। और अब देखो यहां पर, तो यहां पर इसने कार मैन्युफैक्चरर को इसने क्या कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, इलेक्ट्रिकल कार्स को इसने वो कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर ही आपने बात करनी है। अगर जूस की बात, चॉकलेट की बात, गाड़ी उसकी किसी रेस्टोरेंट की बात या किसी सेल्फ सर्विसेज की बात आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना, बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी कंसर्न अबाउट कि आपने लिखना क्या। अब होगा क्या, अब स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी टू द सक्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। मैं एग्री करूंगा, मैं कहूँगा हाँ सही कह रहे हो, अच्छा लगा ये सुन के कि इलेक्ट्रिकल कार के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उसका पॉइंट लिखूंगा, फ़ायदा बता दूंगा उसका, उसकी मैं एग्जांपल लिख दूंगा, मैं उसका इम्पैक्ट लिखूंगा, मैं उसका कॉज मैं उसका कॉन्सिक्वेंस लिखूंगा। अब क्योंकि मुझे इवैल्यूएट करना है तो कॉन्सिक्वेंस मुझे देखना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो हाउ एवर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो देयरफॉर आएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस पे बेस करेगा कि आपने हाउ एवर करना है यानी इशू बताना है, या आपने देयरफॉर करना है। कब करेंगे देयरफॉर, जब आपके कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है ना, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बेस करता है, क्वेश्चन का बेस नहीं करता। ठीक है, सो अब अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट के लिहाज से जनाब, मुझे दोबारा थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, काफी उछल रहा हूँ आज। सही है। सो अब जैसे ही हमारे पास ये फर्स्ट चीज आ गई SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूड ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप किताब की डेफिनेशन भी छाप सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब अगर देखो तो ये पूरा का पूरा एग्रीइंग टू स्टेटमेंट आ गया है पैराग्राफ। कॉज लिखा है जी, क्यों जी, क्यों जरूरी है जी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, सप्लाई चेन बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है सप्लाई चेन की, यही बात है। अब देखो यहाँ पे मैंने टेस्ला की बात की, मैंने बिजनेस की बात की, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार में इसी कंपनी का नाम आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो टेस्ला की डाल एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक बिजनेस की सही जगह पे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। कैडबरी की ना बना देना कहीं कि खाड़ी वालों ने जो है इलेक्ट्रिकल कार निकाल दी है और ये वो नहीं है, गलत हो गया। जब नाम लेना है तो सही लेना, वरना ना। ठीक है,
इस पूरे पॉइंट को आप पढ़ें। मैंने देखें यहाँ पर पहले मैंने पॉइंट लिखा है, कॉज लिखा है, मैंने एग्जाम्पल लिखी है, मैंने इम्पैक्ट लिखा है, मैंने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस लिखा है, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है तो मेरा क्या आ गया, हाउएवर आ गया, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, डिसएग्री कर रहे हैं जनाब, ठीक है, हम डिसएग्री कर रहे हैं, यानी नहीं यार ऑपरेशनल एफिशिएंसी या बिजनेस की सक्सेस के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिसएग्री कर लेते हैं। इनोवेशन इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट माइट बी क्रूशियल ड्यू टू रैपिड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल कार्स। मैंने कहा यार देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो अच्छी बात है, मैंने उसके लिए पूरी बात मैंने यहाँ पर कर दी, सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है ना सिर्फ सप्लाई चेन पे बेस नहीं कर रही, ये कुछ और फैक्टर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और क्या हो सकता है, आ जाए डिसएग्री के ऊपर। यानी एग्री और डिसएग्री के अंदर हमें ये बात करनी पड़ती है कि अगर ये अच्छा है, एग्री कर रहा हूँ तो उसमें फ़ायदा बता दूंगा, और अगर डिसएग्री करो तो मैं बुराई नहीं बताऊंगा, मैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि भाई इसके अलावा और क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्योंकि यहाँ पर टेस्ला की बात कर चुका था ना, इसलिए मेरी तो वोकैबुलरी खत्म हो गई, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सर्टेन इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरर फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग ब्ला 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 करके मैंने बात करनी शुरू की, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी कॉज, इम्पैक्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अब बहुत बच्चे जो होंगे वो लेकर आएंगे कि सर डिसएग्री करते हैं तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लिखते हैं और एग्री करते हैं तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस करते हैं। नहीं, मुझे आप लोगों को बताना है कि नेगेटिव के साथ लिखना क्या है, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ देयरफॉर आना है, सही है, नेगेटिव के साथ देयरफॉर आता है, आपने सोल्यूशन देना है उसको, क्योंकि बुराई आ गई ना। देखो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, कोई चीज़ अच्छी हो रही है, सही है, और उसकी कुछ सिल्वर लाइनिंग है, कुछ ऐसा है जो शायद आगे जाके अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सोना बड़ी अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी बात है, सोना चाहिए, सोने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपके हार्मोन जो है वो दोबारा से वो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। सॉरी फॉर माई बायोलॉजी, मेरी बायोलॉजी बहुत बुरी है, 4-5-6 वर्ड्स ही आते हैं इस बायोलॉजी के अंदर, तो मैंने शायद गलत इस्तेमाल कर लिया हार्मोन्स को। तो अब ये जो है दिस इज समथिंग ऑन अ कॉज एंड इम्पैक्ट, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस का ये हो सकता है बहुत देर तक सो के उठे तो आपका टाइम भी तो वेस्ट हुआ होगा, उस सोने के टाइम पे आप कुछ और प्रोडक्टिव भी तो कर सकते होंगे, है ना, दैट्स द पॉइंट। अगेन कॉन्सिक्वेंस कुड बी अ पॉजिटिव, कुड बी अ नेगेटिव, ठीक है, लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकालना या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस निकालना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ जैसे ही पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा तो साथ करेक्ट क्या हो जाएगा, हाउएवर, और जैसे ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा तो क्या करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर। हाउएवर में हम इशू बताते हैं, देयरफॉर में हम सॉल्यूशन बताते हैं, पैराग्राफ आपके सामने, ठीक है। सो ओरिजिनली अभी तक के लिहाज से ये बन गया हमारा पैराग्राफ 1, ये बन गया पैराग्राफ 2, ये बन गया पैराग्राफ 3, ठीक है, मेक सेंस। सो इसको आप पैराग्राफ दो, आंसर खत्म नहीं हुआ अभी, ना 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 आंसर खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आंसर से पहले जरा इसकी थोड़ी सी ना 12 मार्क की थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं, अभी आंसर कंटिन्यू हो रहा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से कि आपका नॉलेज के 2 मार्क है, ठीक है, एप्लीकेशन के 2 मार्क है, एनालिसिस के 2 मार्क है, इवैल्यूएशन के 6 मार्क है आपके, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने 2 हाउएवर्स के ऊपर बात की है, यानी ये हाउएवर और देयरफॉर, तो हमें 2 नंबर मिलते हैं, सही है। सो हमारे पास क्योंकि 2 पॉइंट्स हमने बता दिए तो हमारे पास ये भी आ गया, ओके सॉरी, ठीक है, जरूर लिख देता हूँ, नॉलेज के 2 नंबर हैं, एप्लीकेशन के 2 नंबर हैं, एनालिसिस के 2 नंबर हैं और इवैल्यूएशन के 6 नंबर हैं। जब मैंने एग्री किया डिसएग्री किया, ठीक है, कॉज बता दिया, पॉइंट बता दिया, ठीक है, तो मुझे नॉलेज के नंबर मिल जाने चाहिए। ऊपर मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो भी मुझे नंबर दिलवा रही है, तो मैंने 3 इंस्टेंसेस दे दिए हैं, मुझे 2 नंबर मिल जाने चाहिए। फिर मैंने दोनों के अंदर, एक मैंने टेस्ला की बात की, एक मैंने सर्टेन बिजनेस की बात की, इलेक्ट्रिकल कार की बात की, एप्लीकेशन के साथ दे दी। दोनों पॉइंट के अंदर मैंने क्या कर दिया है, वो भी दे दिया है, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस भी दे दिया, तो मुझे एनालिसिस के मार्क्स भी मुझे मिल जाएंगे। मैंने एक में, सही है, मैंने एक के अंदर हाउएवर इस्तेमाल किया, दूसरे वाले मैंने देयरफॉर इस्तेमाल किया, सही है, तो 6 में से मुझे 2 नंबर मिल चुके हैं। मैं अगर यहीं पर ही आंसर मैंने बंद करके रख दूं ना तो मुझे 2 नंबर नॉलेज के, 2 नंबर एप्लीकेशन के, 2 एनालिसिस और 2 इवैल्यूएशन मिल चुके हैं, 8 नंबर ले चुका मैं, लेकिन मुझे तो पूरे नंबर लेने, तो फॉरन से बेस्ड मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ जाऊंगा,
ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब ये होता है मैं अपनी जजमेंट दे रहा हूँ किन चीज़ों पे बेस की जाती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कब मैं ऑपरेशन एफिशिएंसी हासिल करने के लिए या सक्सेस के लिए मैं सप्लाई चेन की तरफ देखूंगा, कब मैं जो है वो प्रोडक्ट इनोवेशन की तरफ देखूंगा। ये उसके फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन के नाम पे भी आ सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है जी, पहली चीज तो आने देखी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उस पर भी बेस कर सकता है। ठीक है, उसके लिए एससीएम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। फिर आप ये भी देख सकते हैं ग्लोबल सोर्सिंग अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है ना, तो आपने कहा भी अगर ग्लोबल सोर्सिंग है तो प्रोडक्ट इनोवेशन भी अच्छी हो सकती है, एससीएम भी बेहतर हो सकती है, डिपेंड कर दिया आपने। तो जैसे ही आपने बात की यहाँ पर आपका एनालिसिस इवैल्यूएशन के आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, अब जैसे आपको इवैल्यूएशन के 2 नंबर क्यों मिले, क्योंकि 2 फैक्टर्स के बारे में आपने बात की है। ठीक है, एंड आखिर के अंदर आपने कंक्लूजन दे दिया, ये कंक्लूजन आके फिर 2 नंबर का है। सही है। सो जब आपने ये तमाम चीज करके देख ली तो ओरिजिनली व्हाट यू हैव डन, यू हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स। ठीक है, जब आप 100% मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इस पूरे आंसर को आप कंस्ट्रक्ट करके लिखें अपने पास। डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, पॉइंटर्स सारे मैंने आपको बता दिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने आपको समझा दी है, हेडिंग हटा दो, सारी हेडिंग्स हटा दो इसमें से। सही है, इन सबको मिलाकर एक पैराग्राफ बनाओ, एक पूरा आंसर बनाओ, देखो कितनी लाइनों में आता है। मुश्किल से 1 पेज प्लस माइनस हो जाना चाहिए इसको। 12 मार्क खत्म हो गया। इससे ऊपर आप कुछ भी लिखेंगे एग्जामिनर कहेगा ठीक है लिख रहे हो, अच्छी बात है, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्लास है ना, एक सर्टेन लेवल की ग्लास है ना, वो हो चुका ना, भर गया, तो उससे ज्यादा लिखने की जरूरत क्या है। अब हम 3 पॉइंट के लिखे, 4 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट लिखे, एग्जामिनर कहेगा यार भाई हो चुका ना, आगे चलो, मुझे इवेल्युएट करके दो, मुझे इवेल्युएशन के नंबर देने तुम्हें। आप नॉलेज के नंबर लेके बैठे हैं, मुसलसल नहीं जी मैं नॉलेज के नंबर लेता रहूंगा, भाई वो छोटा सा क्लास था, 2 नंबर का था, भर गया। ठीक है, फिर कुछ एग्जामिनर ने ये बातें करनी शुरू की हुई है, तो ये देखें एग्जामिनर साहब आ गए बीच में। कॉमन मिस्टेक्स क्या है, 5A के अंदर, 5A वो आपका जो था इन्वेंट्री लेवल वाला, अ फ्रीक्वेंट ओवरसाइट वाज फेलिंग टू एक्सप्लोर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सही है, thoroughly some candidates focus too much on one benefit, neglecting the potential drawback of high inventory turnovers such as increasing holding cost or obsolescence। एग्जामिनर ने खुद से कहा है कि बेनिफिट्स के अंदर जब आप कॉन्सिक्वेंस की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ध्यान में रखिए प्लीज। तो दोनों नहीं लिखने, कोई एक लिखना है। ठीक है ना, प्लस 5B के अंदर ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला है, इसके अंदर क्या कहा, कॉमन मिस्टेक क्या है, सम कैंडिडेट्स सम स्टूडेंट्स माइट ओवरलुक द ब्रॉडर ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट सच एज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत बच्चा इस पेपर, इस क्वेश्चन को मैंने वैसे टेस्ट भी किया हुआ है, बहुत बच्चे ने ना इसमें बहुत भंड मारे हैं। भंड इस सेंस में मारेंगे वो सप्लाई चेन की ही बुराई करनी शुरू कर देता है, आंसर सप्लाई चेन पे रहता है। ठीक है, उसने ना असल में उस बच्चे ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को भूल गया, उसने कहा नहीं ये कीवर्ड लिखा हुआ ही नहीं है, मैं इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा इस वेदर को, क्योंकि मुझे नहीं आता वेदर आंसर करना भाई, सीधी बात है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। मैं सप्लाई चेन पे रहूंगा, सिर्फ सप्लाई चेन के फायदे, सप्लाई चेन के नुकसान, सप्लाई चेन के फायदे, सप्लाई चेन के नुकसान। आप 6 मार्क्स से आगे ही नहीं जाएंगे, 12 में से 6 मिलेंगे सिर्फ आपको। रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन 5B, क्या रिकमेंडेशन, एग्जामिनर वुड लाइकली recommend a holistic view of the evaluates SCM within the wider scope of operation activities, encouraging comparison and balanced evaluation। आपको select reject नहीं करना, आपको balanced evaluation देनी है, और वो यहाँ लिखी हुई, ये लिखी हुई है। सही है, इस पूरी चीज के ना वो बैलेंस इवैल्यूएशन पढ़ लो आराम से, पॉज करो वीडियो, पढ़ो आराम से। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। फाइन, आ जाते हैं जी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। सही है, एनालाइज 2 रीजंस व्हाई बिजनेस शुड सेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। सही है, इट्स टाइम फॉर मी टू जंप। ठीक है जी, तो मैं साइड पे आ गया। अब इसने कहा है कि जी एनालाइज करो, 2 एनालाइज करो, रीजंस बताओ। ठीक है, क्यों बिजनेसेस को स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, रीजंस बताओ मुझे। सही है, पहले मैंने बताया डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैं चला गया रीजन नंबर 1 के ऊपर, कॉज बताइए। सेटिंग स्पेसिफिक गोल एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक सेटिंग स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पे गूगल की बात की क्योंकि नॉलेज थी मुझे कि वहां पर इस्तेमाल होता है, तो मैंने बकायदा उसको सही तरीके से लिखा कि गूगल के अंदर ये OKR इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, ये टर्मिनोलॉजी है। अगर आप देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये शायद आप लोगों ने बड़ी डेफिनेट एग्जाम्पल हो, आप कहेंगे हम कैसे लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये देखो अगले वाले के अंदर मैंने लिखी कुछ नहीं है ऐसा कि एग्जाम्पल, सही है, मैंने लिख दिया स्टार्टअप एमिंग टू इंक्रीज, मैंने ऐसे एग्जाम्पल दे, आपकी सारी एग्जाम्पल ऐसी हो सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट असल में ये है कि आपको अपने आंसर के अंदर ना, मैं दरअसल मैं चाह ये रहा हूं कि आप लोगों को ना हर तरह से ये बता दूं क्या क्या चीजें पॉसिबल है, ठीक है ना। मैं आई जस्ट वांट टू शो ऑल द पॉसिबिलिटीज, पहला अटेम्प्ट है ना, तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, उसके बाद तो मैंने पॉसिबिलिटीज बतानी नहीं है, वो तो सब आपको पता होंगी, फिर हम बातों पर डिस्कस करेंगे, निकल जाएंगे आगे। तो इस वाले पैराग्राफ को आप गौर से पढ़ें, ठीक। एंड देन हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा बल्कि अगला पैराग्राफ आ रहा है, दैट इज के क्या फायदा होगा, दूसरा रीजन क्या है, हैविंग टाइम बाउंड गोल्स, ठीक है, टाइम बाउंड गोल्स, ठीक। ये दो रीजंस हैं, पहला रीजन क्या है, स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है, दूसरा रीजन क्या है, हैविंग टाइम बाउंड गोल्स, ठीक है ना। यानी मैंने स्मार्ट के ही एसएम को और टी को बताया, सही है, आप ए और आर को ही बता सकते हैं, ठीक। फिर मैंने साथ इसकी एग्जांपल लिख दी है, अ स्टार्टअप एमिंग टू इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस बाय 50% विद इन 1 ईयर, 50% हो गया मेरा मेजरमेंट और 1 ईयर हो गया मेरा टाइम बाउंड, सेट अ क्लियर टाइमलाइन फॉर द ग्रोथ, सही है। तो मैंने यहाँ पर कोई गूगल कोई टेस्टा नहीं लिया, यहाँ मैं डायरेक्टली चला गया, सही है। फिर मैंने उसका इम्पैक्ट लिख दिया, अब पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है टोटली आपके ऊपर है, कोई एक सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर, या तो पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे, जैसे करना चाहे करें, टोटली आपके ऊपर है। आपको दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फजूल हो जाएगा, ये बता दूँ मैं, फजूल इन सेंस में कि एग्जामिनर कहेगा क्या है बच्चा कितना कंफ्यूज है, ठीक है। देन वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये याद रखिएगा प्लीज, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द ट्रैप, सही है। यानी दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो पार्ट बी थे ना, 5B एंड 6B, ये असल में ट्रैप है, ये असल में डेडलॉक है, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू स्कोर हाई इन इट। अब इसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट खुद से लिख दी, और ये भी वैसी ही स्टेटमेंट है क्योंकि इसने यहाँ पर लिख दिया इवैल्यूएट द व्यू, अब उसने कुछ दे दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज, ठीक है, ये जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए, इन्वर्टेड कॉमर्स जैसे चीज दे दी उठा के कि भाईजान ये जरा स्टेटमेंट जरा पढ़ लो और जरा मुझे बताओ। ये बिल्कुल ही मुश्किल स्टेटमेंट नहीं थी, मुश्किल इसने बनाया। अब आपको हर चीज माइनिंग बिजनेस पे लेके जानी है, बच्चे की नॉलेज नहीं है माइनिंग बिजनेस के अंदर, सच बात है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी बच्चे की इस तरह के, हमें ना टिकटॉक की बात कर लो, हमें सोशल मीडिया की बात कर लो, हमें फजूलियात की बात कर लो, हम बात करने को तैयार हो। ये अप्लाइड जब चीज़ें आती है ना, बच्चे की ऐसी सिट्टी गुम होती है जैसे कोई आते ही नहीं है। माइनिंग बिजनेस होता क्या है, वो तो हम लोगों ने शायद ज्योग्राफी में वंस अपॉन अ टाइम ओ लेवल से पढ़ा था, और वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था तो छोड़ दिया था कि माइनिंग बिजनेस होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगेन दैट इज बेसिकली वेयर यू once you have started part A 6A, you completed it convincingly, now you are trapped. अच्छा, अब ये याद रखना, जैसे मैंने मार्किंग की बात की थी, नॉलेज, एक सेकेंड, ये दरअसल देयर इज अ प्रॉब्लम, थैंक यू, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। नॉलेज आपकी है 2 मार्क की, एप्लीकेशन आपकी 2 मार्क की, एनालिसिस आपकी है 2 मार्क की, इवैल्यूएशन आपकी 6 मार्क की, सही है। अब याद रखना, अगर आपका आंसर माइनिंग बिजनेस में नहीं है, ठीक है ना, तो आपके एप्लीकेशन नंबर गए। इस नंबर जाने की वजह से जो आपका एनालिसिस है ना, वो कभी भी कंप्लीट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपने बात ही माइनिंग पे नहीं की होगी, सही है। जब आपका माइनिंग के ऊपर आपने बात नहीं की हुई, तो आप इवैल्यूएट कैसे करोगे पूरे को, ये बात समझ आइए। सो एप्लीकेशन डिराइव्स योर एनालिसिस, एनालिसिस डिराइव्स योर इवैल्यूएशन। सो जब तक आपकी एप्लीकेशन सही नहीं होगी, आपकी एनालिसिस सही नहीं हो सकती, ठीक है। और जब एनालिसिस सही नहीं होगी तो इवैल्यूएशन सही नहीं होगी, कहानी खत्म, पैसा था, बैंड बज गया आपका, ठीक है ना। तो एकदम से डोमिनो इफेक्ट गिरेगा,
और एकदम से आपकी नंबर्स होंगे आपके हाथ से निकल जाएंगे। याद रखना 35 पे ए है, 26 पे बी ई है, 26 पे ई है, 25 इज फेल। मैं नवंबर 2023 के मार्किंग स्कीम के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये इसी तरह की आगे भी आएगी। खैर जी, पहले मैंने एचआरएम की डेफिनेशन दे दी और मैं फिर चला गया इसके एग्री करने पर, ठीक है। मैंने इसको एग्री कर दिया कि ये देखो यार, ये एग्री कर रहा हूँ, तो ज़रा देख लो, पॉइंट पूरा पढ़ लो, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आया तो मैंने हाउएवर लिखा है, और फिर उसके बाद अगला जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी माय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। पॉज द वीडियो ओवर हियर, लुक एट इट, व्हाट इट सेज एंड सो ऑन एंड सो फॉर। सो टिल नाउ वी आर डन विद 8 मार्क्स, सही है। 8 मार्क्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। हमने ये पहले बात की है कि हाँ यार एचआरएम तो है, लेकिन सिर्फ एचआरएम इज नॉट, शुड नॉट ऑलवेज द इन्फ्लुएंस जो है एथिक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ और भी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन यही है कि एथिक्स शुड ऑलवेज इन्फ्लुएंस द एचआरएम एक्टिविटीज ऑफ माइनिंग बिजनेस। हम कहेंगे हाँ ठीक है, एथिक्स बहुत ज़रूरी होती है, उसके ऊपर मैंने बात कर ली, वो मैंने ये बात कर ली, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, एचआरएम के ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स तो नहीं करती ना, बाज़ का प्रॉफिटेबिलिटी भी करती है, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात कर लेते हैं, वो कर ली हम लोगों ने, उसके बाद सारी की सारी बात कर ली, ठीक है। सो अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा अ माइनिंग बिजनेस और यहाँ पे लिखा अ स्मॉल स्केल माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है, लिखा है। तो क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है, ठीक है ना, ताकि मेरी बात हमेशा एग्जामिनर के उसमें रहे कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो आपको चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। So this is basically what you have up till now. This is going to be your paragraph number 1. This is going to be paragraph number 2. This is going to be paragraph number 3. Make sense? अब क्या करना पड़ेगा हमें? हमने जब बात कर ली पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली, अब क्या करेंगे? इवैल्यूएशन के कितने स्कोर मिल गए? 2। एनालिसिस से कितने मिल गए? 2। एप्लीकेशन कितने मिल गए? 2। नॉलेज से कितने मिल गए? 2। अब बाकी 4 मार्क की लड़ाई करनी, तो क्या आएगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्यों जरूरी होते हैं, सही, और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात कीजिएगा, और साथ साथ फिर आपने आगे में कंक्लूजन दे देना, ठीक है। तो आप कंक्लूजन दे दीजिए इसका। तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपने पढ़ लें, आराम से पॉज करें वीडियो को और पढ़ लें। ये पूरा का पूरा आंसर अब आप लोगों का कंस्ट्रक्ट हो चुका है, यानी पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दिया गया। इस पेपर को अब आप इसके 2, 3, 5, 8, 12 जितने सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, इन सबको अपने पास कॉपी में लिखें, राइट इट डाउन, सही है। एंड अंडरस्टैंड ये कितनी लाइनों में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप लाइन बेस्ड आंसर्स करते हैं, कितना लंबा होना चाहिए, जबकि मैं हमेशा से कहता हूँ लंबे आंसर्स आर नॉट राइट आंसर्स, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, सही है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट बिफोर वी एंड दिस, हम लोग क्या बात कर सकते हैं जनाब? हम लोग थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जी एग्जामिनर ने क्या बात की, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा है जनाब कि जी 6A के अंदर जो कॉमन मिस्टेक आई है वो ये, कॉमन पिटफॉल इज प्रोवाइडिंग जेनेरिक रिस्पॉन्स विदाउट स्पेसिफिक example or failing to articulate the cause effect relationship of implementation of smart objective। जनरल बातें करनी शुरू कर दी, लोग मोटिवेट होंगे, टारगेट मिलेगा, लोग अच्छा काम करेंगे, ऐसा कि जनरल बातें करनी शुरू कर दी जो कि ज़रूरत नहीं थी। रीज़न पूछे तो, उसे बेनिफिट्स नहीं पूछे थे, ठीक है। 6B के अंदर क्या हुआ? Students might miss out the opportunity of critically evaluating ethical considerations, sometimes presenting overly simplistic or one-sided argument। यानी वन साइड आर्गुमेंट की बात तो वही आ गई ना कि वो तो सिर्फ एथिक्स पे लेकर रोना शुरू कर, एथिक्स होनी चाहिए, सही है, कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको एथिकली, उनको जो कपड़े उनको सही देने चाहिए, उनके पास बहुत लेबर इंटेंसिव किस्म की एक्टिविटी होती है तो दे हैव टू गिव देम गुड पे, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होनी चाहिए। सारी बात आप उनसे एथिक्स के बारे में ही कर रहे हैं, आप एथिक्स से बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है। वन साइड आर्गुमेंट हो गया, 6 नंबर से ऊपर आप नहीं हैं यहाँ पर। Last but not least, recommendation for improvement. Examiner would likely encourage to announce discussion that weigh both ethical consideration and business realities. ठीक है, suggesting a balanced approach to decision making in HRM. ठीक, meaning आपको ना
इवैल्यूएट आया हुआ है तो हमें साइड तो लेनी नहीं। आप कहेंगे भाई देखो एथिक्स जितनी इंपॉर्टेंट है ना, दूसरी चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्बेड करोगे ना जब सबको, तब बात बनेगी। तो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। फाइन, सो ये हमारा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। जून 2023 वेरिएंट 1-1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप अटेम्प्ट करो, आप इसके आंसर्स को जॉट डाउन करो, फाइनलाइज करो, अपने पास लिखो, ताकि आप लोगों के पास कंप्लीट एक शॉर्ट पास पेपर हो। सीखो कि 12 मार्क को कैसे करना है, सीखो कैसे 8 मार्क को करना है, एनालिसिस कैसे करना है, कॉन्सिक्वेंस कैसे लिखना है, हाउएवर कैसे निकालना है, इफेक्टर्स कैसे निकालने हैं, कंक्लूजन कैसे निकालना है। सीखो, याद नहीं करो, प्लीज याद नहीं करो, सीखो। ठीक है, सीखोगे तो फिर जितने पेपर्स भी आगे आएंगे उनमें करना आसान होगा। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे, उसका स्केड्यूल मैं आप लोगों से शेयर कर चुका। जिन लोगों ने व्हाट्सएप का अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, प्लीज़ वो ज्वाइन कर ले। लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल, क्योंकि उस पर भी आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। सही है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।